बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम करेंगे सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको डिफाइन करना है। इसका पार्ट बी, आउटलाइन अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। आपको एक प्लेन सरफेस पे जो है इसको रिफ्लेक्शन को इलस्ट्रेट भी करना है। सी पार्ट है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स आपको डिस्क्राइब करनी है। नंबर 1 है नॉर्मल, नंबर 2 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 3 है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका पार्ट 4 है ऑल्सो एक्सप्रेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगी कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। ये एक प्लेन सरफेस है, कोई भी स्मूथ प्लेन सरफेस जिसको हम इसमें है, हमारे पास मिरर है कोई। ये जब इस पे आके लाइट की एक रे स्ट्राइक करती है, देखिए ये एक लाइट की रे है, ये आई इस पे इसने स्ट्राइक करा यानी टकराई, टकरा कर ये बाउंस बैक हो जाती है या वापस पलट जाती है या जो रिटर्न हो जाती है। इस रिटर्न होने को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका रिटर्न हो जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट की रे आई और ये रिटर्न हुई, इसके बीच में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये कहलाता है, इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। ये है नॉर्मल। जिस रे ने आके स्ट्राइक करा ये कहलाती है इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सेंटर में हमने परपेंडिकुलर बनाते हैं ये कहलाता है नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ठीक है। अब ये इस परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के दरमियान एक एंगल बन रहा होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई। और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं एंगल आर। इसके 2 लॉज हैं। पहला लॉ इसका ये कहता है कि एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल्स टू एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर जो हैं वो इक्वल्स होंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे। ये पहला लॉ है इसका। सेकंड लॉ है वो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होंगे। देखिए एक ही प्लेन पे हैं, ये इसका सेकंड लॉ हो जाएगा। तो मैंने आपको ये डायग्राम आपको जो है इसके बी पार्ट में आपसे कहा था ये डायग्राम बनाने के लिए, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो है आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बतानी है। अब हम इसकी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन 58 पेज पे है आपकी बुक में, यहाँ से व्हेन एवर से। तो आप व्हेन एवर हटा दें, इसको करें व्हेन, ठीक है, एवर हटा दें। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड देन रिटर्न। जब एक बीम ऑफ लाइट जो होती है वो किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे टकराकर रिटर्न होती है, इन एन अदर वर्ड या दूसरे अल्फाज में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट अ सरफेस द सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट। जब कोई भी लाइट की रे किसी सरफेस पे हिट करती है तो वो सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब यहाँ तक लाइट तक लिखने के बाद आप लिखें दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये यहाँ से यहाँ तक आपका व्हेन से लेके लाइट तक लिख के और फिर आपने एक लाइन ऐड करनी है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। फिर आपका जो सेकंड पार्ट था उसमें ये वाली डायग्राम जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है, ये डायग्राम बनानी है। थर्ड पार्ट में इन्होंने आपसे पूछे थे, आपसे कुछ जो है डेफिनेशंस पूछी हैं। नंबर 1 है इंसिडेंट रे। इट इज़ अ रे दैट फॉल्स ऑन सरफेस। जो सरफेस पे आके टकराती है वो इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ऑन द पॉलिश सरफेस। इस पॉलिश सरफेस के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर होता है वो कहलाता है नॉर्मल। ये आपकी तीनों डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद उन्होंने आपसे लॉज पूछे थे, तो हम कहेंगे देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर के। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही सरफेस पे लाई करेंगे, एक ही सरफेस पे होंगे। ये हमारे इसके दोनों लॉज आ गए इधर से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन्होंने हमें कुछ जो सिचुएशन दी है उनमें हमने ये बताना है कि कौन सी टाइप के मिरर यूज होंगे। पहली सिचुएशन है साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, यानी गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं।
इसकी सेकंड सिचुएशन हमें दी है इन्होंने, द ब्लाइंड स्पॉट ऑन रोड्स ऑफ द हिली एरिया। हिली एरिया के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे कौन से मिरर लगे हुए होते हैं? सी इन्होंने हमें दिया डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट कौन से मिरर यूज़ करते हैं? इसका आंसर, सबसे पहले तो मैं आपको पहले ये समझा दूं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। स्फेरिकल मिरर के यूजेस बताने, लेकिन स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं देखें। एक तो हमारे पास जो है प्लेन मिरर होता है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, या हम ऐसे बना लेते हैं। ये है एक प्लेन मिरर जिसमें एक साइड पे कलर होया हुआ है, ठीक है, ये है प्लेन मिरर। ये होता है स्फेरिकल मिरर जो गोल होगा थोड़ा सा। अब गोल में जहाँ अंदर की तरफ पॉलिश होगा और बाहर यहाँ पे कलर होया हुआ होगा, ठीक है, बाहर इसका कलर होगा, अंदर जो बिल्कुल कर्व, अंदर कर्व जो होगा वो शाइनी होगा, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, ये है कॉनकेव मिरर, अंदर कलर हुआ हुआ हो। ये जो मैं लाइनें बना रही हूँ ना, ये कलर है। आपने मिरर में हमेशा देखोगे होगा एक साइड पे कलर हुआ होता है, अगर जो अंदर गहराई की तरफ कलर हुआ हो, ऊपर शाइनी सरफेस हो, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर शाइनी हो, बाहर की तरफ जो कर्व जगह हो उस पर कलर हो, तो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ये तो हो गए मिरर की टाइप्स। अब मिरर की यूजेस बताने की, सबसे पहला उन्होंने हमें सिचुएशन दी थी कि रियर व्यू मिरर कौन से यूज होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। इसमें हम यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 61 पे, कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन यूज एज रियर व्यू मिरर और विंग मिरर इन व्हीकल्स आर कॉल्ड ड्राइवर मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर में यूज होते हैं और उनको ड्राइवर मिरर भी कहते हैं। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स। ये देखा आपने साइड में लगा हुआ देखा होगा, गाड़ियों में लगा होता है, आप उस पर गौर कीजिएगा, वो बाहर की तरफ कर्व होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। सो द ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक बिहाइंड देम फॉर सेफ ड्राइविंग। तो इससे क्या होता है, ड्राइवर जो है बैक साइड पे से आती हुई व्हीकल्स को, गाड़ियों को देख सकता है। अच्छा, इन्होंने सेकंड हमें ऑप्शन दिया था कि जो हिली एरियाज में जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे कौन से मिरर लगाते हैं, वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। तो यहाँ आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने पास से लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज, यहाँ से लिखिए, कॉन्वेक्स मिरर आर प्लेस एट द ब्लाइंड कॉर्नर्स एंड लोकेशंस टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड कोलिजन ऑफ व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हिल एरियाज में या ऐसे कॉर्नर्स पे जहाँ पे कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा होता, जहाँ पे सर्कुलर टर्न आ रहा होता है, वहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं ताकि आगे आने वाली गाड़ियों से ना टकरा जाएं। थर्ड उन्होंने हमें दिया था डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन से? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट सो दे कैन सी द टूथ क्लियरली। तो क्लियरली दांत को देख सकते हैं। देखिए ना, इसके अंदर दांत कितना बड़ा दिखाई दे रहा है कॉनकेव मिरर में, तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो इससे उनको उनकी जो भी खराबी होती है वो भी दिख जाती है। तो डायग्नोस करते हैं एंड एनी इन्फेक्शन और जर्म अटैक वगैरह का डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर का अटैक तक आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है। इसका पार्ट 2 है, आउटलाइन द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब में आपको इसको इलस्ट्रेट भी करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको ये टर्म्स को डिफाइन करना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑल्सो एक्सप्रेस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको इसके लॉज भी बताने हैं, तो एक ही सवाल के अंदर पूरा रिफ्रैक्शन जो है इसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं रिफ्रैक्शन होता क्या चीज़ है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा अपने रास्ते को, पैथ को चेंज कर लेती है, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम इसका डेफिनेशन बताती हूँ आपको, पेज नंबर 62 पे लिखिए, द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, उस बेंड होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपना सीधा जो उसका रास्ता होता है उससे थोड़ा सा वो टर्न हो जाती है, ये बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपको जो ग्लास स्लेब के अंदर डेमोस्ट्रेट करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक ग्लास स्लेब मैंने बना लिया। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर ये एक इंसिडेंट रे आई, ओ ए इसका नाम दे दिया। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, इस ग्लास मीडियम के अंदर एंटर हुई इस पॉइंट ओ पे। अब इसका रास्ता देखें, इसको अगर हम सीधा ड्रॉ करें तो इसको सीधा सीधा ऐसे चलना चाहिए, इसका रास्ता ये होना चाहिए। मैं इसका पैथ बना रही हूँ जो कि होना चाहिए, ये है इसका पैथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इस पैथ पे नहीं आई, बल्कि ये बेंड हो गई थोड़ी सी, ये बेंड हो गई इस तरह से। इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्ट हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्ट। यानी ये रे ओ ए जो थी, ए ओ जो थी, वो स्ट्रेट जाने के बजाय बेंड हो गई, और इसका हमने जब ये यहाँ तक पहुँची इसको हमने कह दिया ओ बी।
ठीक है, ये ओ बी अंदर की तरफ बेंड हो गई। अब इस पॉइंट के ऊपर जब हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर को भी हम डॉट में ही बनाते हैं ना, ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर और इस इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है वो एंगल आई है, और इस परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो एंगल आर है हमारे पास, सही है। तो जब हम लॉस पढ़ेंगे तो ये एंगल आई और एंगल आर जो है वो इक्वल होंगे इसके लॉ के हिसाब से। अब ये जो देखिए ये रे ओ ए इस मीडियम के अंदर गई, अब इस मीडियम के अंदर से जब निकलते हुए इसको देखें तो इसका स्ट्रेट ये वाला रास्ता होना चाहिए, इसका पैच जो है वो ये होना चाहिए, लेकिन ये इस पैच पे नहीं, ये फिर दोबारा बेंड हो जाएगी। दिस बेंडिंग इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये इस तरह आई, इस मीडियम के अंदर गई, इस मीडियम से बाहर निकल रही थी तो फिर इसका रास्ता दोबारा चेंज हो गया, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके अंदर जो है ये आप देखें इन दोनों के दरमियान में एक मखसूस डिस्टेंस आ रहा है, ये देखें। असल में इसको सीधा आके इधर से बाहर निकलना था, ये इधर से बाहर नहीं निकली बल्कि ये इधर से बाहर निकले, तो ये इसके दरमियान देखिए डिस्टेंस आ गया, ये फ़र्क है इन दोनों का। ये था इसका असल रास्ता और ये यहाँ से बाहर निकले। यहाँ मैंने एक एंगल ई नहीं बनाया, यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें, ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इमर्जिंग, ये बी सी जो है इमर्जिंग रे है, और नॉर्मल और ई इसके दरमियान इमर्जिंग रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा एंगल ई या इमर्जेंट एंगल। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया आपका। सिर्फ यहाँ पे आप लिख लें ये पी क्यू और ये एस आर, इन्होंने कहा पहले जब पी क्यू पे टकराई तो उसने एक एंगल आर बनाया, और फिर जब वो इमर्जिंग रे बाहर निकली तो उसने एंगल ई बनाया, जब वो एस आर पे टकरा के बाहर निकली तो उसने एंगल ई बनाया। पार्ट बी में आपको जो है सिर्फ ये डायग्राम बनानी थी, ग्लास स्लेब के अंदर रिफ्लेक्शन शो करना था, उसके बाद आपको उसके जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये निशान बनाए, एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, ये काफ़ी होगा। पार्ट सी के अंदर इन्होंने आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन ये होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये वो एंगल होता है जो नॉर्मल यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की पढ़ लेते हैं। द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, इट इज द एंगल, ये वो एंगल है जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ये आपका जो है सी हो गया। और इसके अलावा आपसे इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछे। रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं हमारे पास जो पेज नंबर 64 पे हैं आपकी बुक में। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही सेम प्लेन पे होंगे रिफ्रैक्शन रे, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ये जो पहला पॉइंट उसका था रिफ्लेक्शन के लॉज का, वही इसका है, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट डिफरेंट है। इसका सेकंड पॉइंट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि आपको मैं इसको समझाती हूँ किस तरह से। देखें, ये जो हमारा एंगल आई बन रहा था और ये एंगल आर बन रहा था, तो इनका जो साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का जो रेशो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने लिखा साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर विल बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन इस तरह लिखते हैं, इस शेप में लिखते हैं, बुक में एन लिखा हुआ है लेकिन इस तरह लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, यानी एंगल आई, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर के रेशो जो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही इसमें हमें पॉइंट बताया हुआ है। इस पॉइंट में हम ये लिख लेते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, फिर हम लिखेंगे साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर हम ये वाली लास्ट वाली लाइन लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन लिख देंगे, एन इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। अच्छा, ये जो इसका सेकंड लॉ है इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ हमारा जो है वो जो सेकंड पॉइंट पूरा है, फिर हम ये साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बताना है।
उसका पार्ट भी है, साइट एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ यू कैन डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेब। आपने इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाना है एक ग्लास स्लेब के अंदर। नंबर सी है विच फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। इसमें पूछा है आपसे कि कौन सी फिजिकल क्वालिटी है लाइट की जो रिफ्रैक्शन के दौरान में चेंज नहीं होती। जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो चेंज नहीं होती, अनचेंज रहती है। सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देनी है। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, जिस तरह हमने साइन एंगल आई वाला लिखा था बिल्कुल इसी तरह हम इसको लिखेंगे। तो किसी भी मीडियम की अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है तो हम इससे फाइंड करते हैं। और हम क्या लिखेंगे इसको आगे, n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। डेफिनेशन में आपको एक बार और दोहरा देती हूँ। इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और फिर आप ये वर्ड्स लिखने के बाद अब ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई। इसके पार्ट भी मैं आपसे कहा था ग्लास स्लेब के अंदर आपको डेमोस्ट्रेट करना है, तो आपने ड्रॉ वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा जो इस बुक के अंदर लिखा है उससे डेमोस्ट्रेट भी करेंगे। मैं आपको पढ़ती हूँ और फिर समझा देती हूँ। अ रे ए ओ स्ट्राइक्स द फेस पी क्यू एट द एंगल of incidence I and enter into the glass slab. It takes a little bend to the right traveling along OB at refraction angle R. तो इसमें उन्होंने कहा है एक रे ओ ए जो ए ओ जो है यहाँ से देखें ये ए ओ इस पी क्यू सरफेस के ऊपर जो है टकरा कर ये ग्लास स्लेब के अंदर बेंड हो गई। देखें ये आप ये नॉर्मल है, ये इसका रास्ता ये था, ये नॉर्मल के साइड पे बेंड हो गई, इस साइड पे बेंड हो गई है। तो जब ये बेंड हो गई उसके बाद इसने बनाया एंगल आर बनाया। ठीक है, इन्होंने कहा ऊपर इसने एंगल आई बनाया, नीचे एंगल आर बनाया। यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ती हूँ। द रिफ्रैक्टेड रे ओ बी हिट्स द फेस एस आर। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो ओ बी है इसने इस एस आर को फेस पे यहाँ पे हिट करा एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश। यहाँ पे एक और एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनाया, देखें आर डैश। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। तो इसको जो अब ये रे जो बाहर निकलती है इसको कहते हैं इमर्जिंग रे। तो इमर्जिंग रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है कहते हैं उसको इमर्जेंट एंगल। अब हम आगे पढ़ते हैं। द इमर्जिंग रे बी सी एग्जिबिट रिफ्रैक्शन एंगल ई which causes it to deviate from the normal। के बाद इन्होंने कहा है the emerging ray BC is parallel to the incident ray। देखें ये OA है, इसको आप स्ट्रेट आगे तक करें और ये वाली रे को देखें तो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के। अगर आपको इस डायग्राम में अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, जो मैंने ड्रॉ की है उसके अंदर आप देखें उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये इस वाली डायग्राम के अंदर AO ने PQ पे स्ट्राइक करा और ये अंदर जाके थोड़ा बेंड हो गई और इसने एंगल I ऊपर बनाया, यहाँ पे एंगल R बनाया। अब ये ओ भी जो है इसने आके अब एस आर को हिट करा, इस सरफेस को हिट करा। यहाँ से इसको सीधा निकलने के जाए ये जो थी बेंड हो गई, अवे हो गई नॉर्मल से। ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो गई, इसमें नॉर्मल के पास आई है, इसमें नॉर्मल से दूर हुई है। और जब इसको हमने इस रे को ए ओ रे को हमने ट्रेस करा तो आप ये देखें बिल्कुल पैरेलल है। तो इसका असल ओरिजिनल रास्ता ये था लेकिन ये इस रास्ते की तरफ बेंड हो गई है। में एक और हमें काम की बात ये पता चलती है कि जब लाइट किसी लेस डेंसर मीडियम से, देखें हवा से आ रही है ना प्रिज्म में, इसके अंदर हवा से गिलास में आ रही है, गिलास जो है डेंसर है और हवा जो है लेस डेंसर है। तो ये हवा से जब कोई भी लाइट की रे लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में आती है, ज़्यादा डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इस डेंसर मीडियम से ये लाइट मीडियम में निकल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाहर लाइट मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, अंदर डेंसर है बाहर लाइट मीडियम है। तो अब जब ये यहाँ से बाहर निकल रही है तो फिर ये नॉर्मल से अवे हो गई है। देखें नॉर्मल के पास नहीं आई, इसका रास्ता ये था, ये नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक है। अगर लेस डेंसर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल के करीब हो जाती है और जब डेंसर से लेस डेंसर में निकलती है, बाहर निकलती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। ये इससे हमें मालूम हुआ है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ जो लिखना है वो यहाँ तक लिखने के बाद ओ ए तक मैंने आपको बता दिया था। फिर हम यहाँ से लिख लेते हैं व्हेन लाइट इमर्ज फ्रॉम अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल दैट हैज़ पैरेलल साइड। तो अगर लाइट ऐसी रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बाहर निकल रही हो जिसके पैरेलल साइड हो, जैसे इसके पैरेलल साइड है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल है, पैरेलल साइड है ना इक्वल, देयर इज अ शिफ्ट इन द पैथवे दैट द लाइट टेक। तो इसके रास्ते के अंदर एक शिफ्ट या चेंज आता है जो कि लाइट लेती है, जैसे कि इसने यहाँ से इधर हो गई,
ठीक है, यही हमने इसमें डेमोस्ट्रेट करना था। इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा और आपने ये डायग्राम भी बनानी होगी। तो आपका ये पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है हमारे पास, इसके सी पार्ट में इन्होंने पूछा था विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट के रिफ्रैक्शन में उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। सिर्फ एक चीज़ है जो अनचेंज रहती है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, या यूँ लिख लें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। यहाँ से लिख लें द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज द कलर यूज्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। और हमें पता कैसे चला कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, क्योंकि जिस कलर की लाइट अंदर गई थी उसी कलर की बाहर निकली है। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज द कलर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म बताना है, पार्ट ए है। बी है डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आपने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की रे का ग्लास प्रिज्म से गुजरने का पैसेज बताना है। सी है सपोज अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, व्हाट हैपेंड व्हेन इट एंटर्ड द ग्लास एट द एंगल ऑफ। कहते हैं कि अगर एक लाइट की रे प्रिज्म के ऊपर टकराती है और अगर वो इन दो आपको इन्होंने जो है आपको कंडीशंस दी हैं, एक कंडीशन दी है 0 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल से और दूसरे दिए 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको बताना है कि उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है प्रिज्म की डेफिनेशन पूछी है। मैंने इसकी डेफिनेशन जो है ये नेट से निकाली है, अगर आपको कोई और इससे बेहतर लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है बिल्कुल। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय एटलीस्ट 2 प्लेन सरफेसेस। प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और जो कि उसको दूसरे मीडियम से जो उसको सेपरेट करने के लिए इसकी जो है कम से कम भी 2 प्लेन सरफेसेस होती हैं विच आर इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल, यानी कम से कम 2 तिरछी सरफेसेस होती हैं। इंक्लाइंड का मतलब है तिरछी, ठीक है, इंक्लाइंड होती हैं और एक सर्टेन एंगल के साथ इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है, तो वो प्रिज्म कहलाता है। इसका जो है इसका पार्ट बी है हमें कि आपको इसके प्रिज्म के अंदर इसकी रे की डायग्राम आपको शो करनी है। अब इसका पार्ट बी हम करते हैं। 5 का पार्ट बी है कि एक मोनोक्रोमेटिक रे जब प्रिज्म पे टकराती है तो किस तरह उसकी रिफ्रैक्शन होता है। मैंने इसको जो है पेंसिल से ड्रॉ इसलिए करा है ताकि मैं आपको जब पेन से ड्रॉ करूं तो कोई मिस्टेक ना हो। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब इसको, ये एक प्रिज्म है, इस पे सबसे पहले ये एक रिफ्रैक्टेड रे आई है। ये देखिए ये एक रे आई, ये इसकी देखिए यहाँ ए, बी और सी, तो एक रे लाइट की रे ने और मोनोक्रोमेटिक लाइट की रे है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि जिसका सिर्फ एक सिंगल कलर हो, सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की रे सरफेस ए बी से पे स्ट्राइक करा। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर नॉर्मल जो था वो ये था, नॉर्मल आपको पता है ना, परपेंडिकुलर। अब इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, इसको कैसे जाना चाहिए था। ये मैं डॉट से बना रही हूँ कि इसका असल रास्ता ये था, मगर क्योंकि ये एक लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई थी तो ये बैंड हो गई। किस तरफ बैंड हो गई? ये बैंड हो गई इसकी साइड पर, इधर जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो यहाँ पे एंगल आर बन गया और यहाँ पे एंगल आई बन गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया इंसिडेंट रे कितना क्लियर। एक इंसिडेंट रे ने साइड सरफेस ए बी को स्ट्राइक करा और बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट एंटर फ्रॉम द लेस डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब जब इसके अंदर ये आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसके बाद अब इस मीडियम से इसको बाहर निकलना है। ये डेंसर है और ये लेस डेंसर है, तो अब जो है इसका रास्ता जो है इसने फिर चेंज कर लिया और इसने अपना रास्ता इस तरह करके ये बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बना देते हैं इस पॉइंट पे, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल से इधर इस रे का और इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा? इमर्जिंग एंगल हो जाएगा, जहाँ से ये बाहर निकली है जिस एंगल से, और यहाँ पे इनके दरमियान जो है आर डैश हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये बाहर जो है इमर्ज हो जाएगी, इसलिए इसको कहेंगे इमर्जिंग रे कहेंगे। अगर हम इस रे को भी पीछे ट्रेस करें, देखिए इस रे को भी हम पीछे ट्रेस करते हैं और डॉटेड लाइन से ट्रेस करेंगे, यानी इसका एक, अगर इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करके पहले वाली रे के साथ मिलाएं, देखें ऐसे, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है ना, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। आगे कहीं आपका आएगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। ये असल में इसकी असल जो पैथ था ना, उस पैथ से इसने जितने एंगल यूं जाने के बजाय इतने एंगल जो है ये डाइवर्ट हुई है या रिफ्रैक्ट हुई है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब जो है इसको मैंने जिस तरह आपको डिस्क्राइब किया आप बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। अब मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक द सरफेस ए बी,
इट रिफ्रैक्टेड इनटू द मीडियम एंड इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। देन इट इमर्ज फ्रॉम द सरफेस AC, देन इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए इसको जो है इसको सीधा निकलना था और ये अवे हो गई, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनानी है, बहुत इजी सी डायग्राम है, देखने में लग रही होती है कि बहुत मुश्किल है। एक्सपेरिमेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो थोड़ा अपने वर्ड में लिखे, फिर उसके बाद आप ये लिख दें। देखें एट सरफेस AB द, ये आपकी बुक में है पेज नंबर 69 पे, आप यहाँ से लिखिएगा। एट सरफेस AB द रे ऑफ लाइट एंटर एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। देखिए मैंने यही बोला था ना, AB पे टकरा के वो लाइट जो एंटर हुई तो वो बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल की साइड पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एट सरफेस AC, फिर वो सरफेस AC पे टकराई, द रे लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो बेंड दोबारा बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर। एंड इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई थी। इससे कंक्लूजन क्या निकला? द इंसिडेंट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटर द प्रिज्म। जब प्रिज्म में एंटर हुई तो वो बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन इट एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई वाइल लिविंग द प्रिज्म, जब प्रिज्म से बाहर निकल रही थी। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन की हेडिंग नहीं डालिएगा। इसी का पार्ट C है हमारे पास कि जो अब ये कोई भी एक इमर्जेंट, मैंने आपको बता दिया कि मोनोक्रोमेटिक रे कौन सी होती है। एक मोनोक्रोमेटिक रे ने एक प्रिज्म को स्ट्राइक करा है, तो इन्होंने पूछा अगर वो जीरो का एंगल बना के यहाँ पे इसके नॉर्मल के साथ जीरो का एंगल बना रही है, जब वो जीरो का एंगल बना रही होगी तो आपको पता है ना रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, और जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट की न स्पीड भी, डायरेक्शन, वेवलेंथ कुछ भी चेंज नहीं, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। मैं पढ़ के बता देती हूँ, जो मैंने बोला है वही लिखा है। इफ द लाइट अप्रोच अ सरफेस विद जीरो एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी जीरो, so there will be no refraction and there will be no change in the speed of light, direction and wavelength and frequency, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें दूसरा जो कंडीशन दी थी वो थी 30 डिग्री की। इफ द एंगल इज 30 द लाइट रे विल बी रिफ्रैक्टेड, अगर 30 के एंगल से स्ट्राइक करेगी तो लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट होगी, एंड इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ एंड डायरेक्शन विल बी चेंज, तो उसकी तीनों चीज़ें बदल जाएंगी, उसकी स्पीड भी बदल जाएगी, डायरेक्शन भी बदल जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी बदल जाएगी। लेकिन कौन सी चीज़ जो है वो रिमेन अनचेंज होगी? फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जिस कलर की लाइट अंदर गई है उसी कलर की लाइट बाहर आई है, क्योंकि हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करा है इसके अंदर। तो ये आपके जो है इसके तीनों पार्ट्स आपके इसके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द लेंस। लेंस की डेफिनेशन देनी है। व्हाट हैपेंस इफ अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंटर अ कॉन्वेक्स लेंस, और कहते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट की रे एंटर होती है तो क्या होगा। पार्ट C है द कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन व्हाई। कॉन्वेक्स लेंस को क्यों कहते हैं कि वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, आप एक्सप्लेन करें। D है डिस्क्राइब द पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, और आपको पावर ऑफ लेंस और उसकी यूनिट भी बतानी है। एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं लेकिन आंसर छोटे छोटे सही हैं। पेज नंबर 68 पे देखें, लेंस की डेफिनेशन आपके पास इधर साइड में मौजूद है, डू यू नो पे यहाँ पे है, मैं पढ़ लेती हूँ। द लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, चाहे वो ग्लास का हो चाहे प्लास्टिक का हो। इट फोकसेस और डिस्पर्स द लाइट रेज यूजिंग रिफ्रैक्शन, ये या तो फोकस करता है या डिस्पर्स करते हैं लाइट की रेज को रिफ्रैक्शन करते हुए। इन सच अ वे एज इट फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस तरह रिफ्रैक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज भी बनाता है। बस यहीं तक हम लिखेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। इसका पार्ट 2 उन्होंने पूछा था कि अगर लाइट की एक रे जो है अगर इस पे स्ट्राइक करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट की एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होगा। तो जब देखिए लाइट की रे इस लेंस के पैरेलल आई है, ये देखिए लाइट की रेज जो हैं इस लेंस के पैरेलल आई हैं, तो इसमें से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये 2 बार रिफ्रैक्ट होगी, एक बार यहाँ अंदर रिफ्रैक्ट होगी और फिर यहाँ पे जो इमर्ज करेगी तब भी रिफ्रैक्ट होगी। तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद F पे फोकस हो जाएगी। इन्होंने जो हमसे सवाल पूछा था, ये पूछा था कि लाइट रे अगर पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि ये F पे फोकस हो जाएगी। अब मैं इसको पढ़ देती हूँ किस तरह लिखेंगे। व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंटर अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस विल रिफ्रैक्ट द लाइट एट ईच इंटरफेस। लेंस जो है उसको हर अंदर जो है रिफ्रैक्ट कर देगा। ईच इंटरफेस का मतलब हो गया एयर से जब ग्लास में आएगी यहाँ भी रिफ्रैक्ट करेगा, एंड ग्लास टू एयर, और जब ग्लास से वापस एयर में निकलेगी तब भी रिफ्रैक्ट करेगा।
एंड इट कन्वर्ज द रे टू द फोकल पॉइंट, और इन रेज को वो कन्वर्ज यानी कि जमा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एफ पे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इन्होंने हमसे एक और पार्ट पूछा था, थर्ड पार्ट था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। इसका आंसर भी आपके पास बुक में 68 पेज पर ही है, या जो मैंने अभी पहले लिखा है ये भी इसका आंसर हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया, वरना ये वाला भी लिख सकते हैं आप। ये देख लीजिए आप, इसको मैं सुना देती हूँ आपको। द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द फोकल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू इट। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जब लाइट की रेज उसमें से पैरेलल आती हैं उसके, तो उनको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, वो कन्वर्ज कर देता है उस कहाँ पे, फोकल लेंथ पॉइंट के ऊपर, वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। जो मैंने लिखा है ना पहले वाला, वही इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों के आंसर सेम ही है, थोड़ा सा वर्डिंग का चेंज करना है। लेकिन पहले वाले आंसर में आपने ये वाली जो मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाई है, ये वाली डायग्राम भी बनानी है। इसका एक और पार्ट है जिसमें आपको पावर ऑफ लेंस पूछी है, इसका आंसर है पेज नंबर 70 पे। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है उसकी फोकल लेंथ का, मेजर्ड इन मीटर इनवर्स m-1। इसको मेजर करते हैं मीटर में या m-1 में। तो पावर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन एफ, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसका मकसद असल में ये है कि किसी लेंस की जो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा उतनी पावर कम लेंस की, और जितनी फोकल लेंथ कम उतनी पावर ज़्यादा। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर और कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है यहाँ तक। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।